हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। आपने CDS 2021 जो 7 फरवरी का एग्जाम हुआ है उसका आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया होगा। आप इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। तो पहले वीडियो में मैंने कॉमन एरर और डिटरमिनर्स के विषय में बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इडियम फ्रेज के करेक्ट आंसर जो होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखता था तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो मेरे पास डी बुकलेट आया था। तो डी बुकलेट का मैं आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एंटोनिम्स है और सिनोनिम्स है, वो मैं लिखता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ और आप उसका आंसर मार्क करते जाएंगे। ओके, तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन का। मैंने बताया कि मेरे पास जो आंसर शीट है वो है डी। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन का सीधा आंसर बताऊंगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्वेश्चन था, अबव ऑल ऑल पावरफुल, ऐसा था। तो above द ऑल पावरफुल लिखा। देखिए above के बाद क्या आ गया, द आ गया। above के बाद द आ गया। तो द क्या आर्टिकल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे प्रीपोजिशन और एडवर्ब में इसी बात का डिफरेंस है कि एडवर्ब के बाद कभी नाउन नहीं आता, एडवर्ब के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता एडवर्ब के साथ। लेकिन प्रीपोजिशन अगर है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है और नाउन के पहले क्या हो सकता है, आर्टिकल आ सकता है। तो above के साथ द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि above क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आपका जो भी आंसर कह रहा है प्रीपोजिशन, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आंसर प्रीपोजिशन, सी ऑप्शन है आपका, तो आप सी करके आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज। अब जब हम लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज, तो मंकीज के लिए ही आपका क्या आया है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया, किसके लिए आया, मंकीज। मंकीज क्या है, नाउन। तो इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो जो भी आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें जो भी एडजेक्टिव है वो आपका ऑप्शन होगा। जो भी आपका एडजेक्टिव है वो ऑप्शन होगा। देख लीजिए आपका एडजेक्टिव कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वैसे एडजेक्टिव बी है, बी ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलास। एलास से क्वेश्चन शुरू, सेंटेंस शुरू हो रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके बाद कोई सेंटेंस डाला है। तो एलास वैसे ही मैंने पार्ट्स ऑफ, और एक बात मैं बताऊं, जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना नहीं सीखा है, वो जब मैं लाइव क्लास आता हूं उसमें देखिएगा, फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सिखाया है। और हमारे यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 1 क्लास 2 से अगर देखेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एलास सडन फीलिंग को बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इंटरजेक्शन। क्या है ये, इंटरजेक्शन। आप देखिए कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो इंटरजेक्शन दिखा रहा है आपके बुकलेट में। वैसे डी बुकलेट में इंटरजेक्शन का जो ऑप्शन है वो सी है, सी ऑप्शन हुआ आपका इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैन हु इज इन द मैन हु इज इन द, हम लिख रहे हैं, इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, द मैन हु इज इन द। अब हु इज से इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, देखिएगा 3 ऑप्शन देख रखा है, प्रोनाउन भी दे रखा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी दे रखा है। तो प्रोनाउन को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, डीप से पढ़ेंगे, तो इसमें जो हु का इस्तेमाल हुआ है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आपके ऑप्शन में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हो आप उसे टिक कर दीजिए। जो भी आपके ऑप्शन में रिलेटिव प्रोनाउन हो उसे आप टिक कर दें। आंसर डी में जो है, डी जो बुकलेट है उसमें आपका ये बी ऑप्शन है, बी में रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, ही हैज बीन लिविंग। क्या है, ही हैज बीन लिविंग। सेंटेंस शुरू किया ही हैज बीन लिविंग और कनेक्टेड वर्ड पूछा है एंड को अंडरलाइन करके। ही हैज बीन लिविंग और क्वेश्चन पूछा है एंड को अंडरलाइन करके। तो एंड जो है वैसे ही को ऑडिटिंग कंजंक्शन होता है, को ऑडिटिंग कंजंक्शन होता है। एक होता है सब ऑडिटिंग कंजंक्शन जिसमें क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंड करता है, और सिंपली अगर क्लॉज हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं को ऑडिटिंग कंजंक्शन। तो एंड जो है वो
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी है, डी वाले बुकलेट में बी है और आपके अपने जो आंसर्स होंगे ए बी सी डी उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब सिंस अर्ली मतलब अर्ली मॉर्निंग क्या बता रहा है, सुबह से, तो सिंस अर्ली मॉर्निंग बता रहा है सुबह से अर्ली मॉर्निंग। तो दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो ये सिंस बता रहा है टाइम, तो इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो जो भी आपके ऑप्शन में एडवर्ब है आप उसे टिक कर दें और डी बुकलेट में ये ऑप्शन क्या है, बी में है, एडवर्ब। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है दिस टाइम से सेंटेंस शुरू किया है, तो दिस टाइम जैसे हम लिख रहे हैं तो दिस टाइम, टाइम क्या है, नाउन है, तो दिस के बाद हम टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस नाउन के साथ है, तो ये क्या है, और ये क्या करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है, तो इसलिए डिमोन्स्ट्रेटिव। आपके ऑप्शन में और भी होंगे, कई ऑप्शंस हैं उसमें, कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ऑप्शन है डिमोन्स्ट्रेटिव, वो आपको क्योंकि डिमोन्स्ट्रेट करता है, डिमोन्स्ट्रेट करने का दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए है और ए में ही क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव दिया है, तो आपका ऑप्शन होगा ए और डिमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, क्लियर है, डिमोन्स्ट्रेटिव ए ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, और पूछा है दाई सेल्फ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या पूछा है, दाई सेल्फ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, लव योर नेबर, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, यानी अपने पड़ोसी को अपने ही तरह प्यार करो। तो ये दाई सेल्फ किसके लिए आया, आपके लिए, योर नेबर को अपने ही तरह से प्यार करो, इसका मतलब खुद के लिए हुआ। ये दाई सेल्फ किसको रिप्लेस कर रहा है, कि जो प्यार करेगा उसके लिए, यानी वापस ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट है उसको। तो अपने पड़ोसी को अपने आप को समझ, जैसे अपने आप को प्यार करते हो वैसे आप पड़ोसी को प्यार करो, तो ये किसके लिए, अपने आप के लिए आया। तो इसलिए दाई सेल्फ क्या हो गया, दाई सेल्फ योर सेल्फ जैसा ही वर्ड होता है। पुराने नए इंग्लिश में योर सेल्फ या योर सेल्फ लिखते हैं, नए मॉडर्न इंग्लिश में क्या लिखते हैं, योर सेल्फ। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में योर सेल्फ भी था और योर सेल्फ्स थी था। ओल्ड इंग्लिश में दाई सेल्फ था, मॉडर्न में योर सेल्फ है, योर सेल्फ्स है, और ओल्ड इंग्लिश में दाई सेल्फ चलता था। तो दाई सेल्फ क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इंफेटिक प्रोनाउन होता है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ। लेकिन आपको सिर्फ पूछा है कि प्रोनाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करके आएंगे, प्रोनाउन करके आएंगे। और डिटेल में प्रोनाउन चैप्टर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये प्रोनाउन है। क्लियर है। अब रवि वॉन द मैच, नेक्स्ट है रवि वॉन द मैच, आगे सेंटेंस है, इसमें पूछा वॉन क्या है, वॉन क्या है, और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो वॉन द मैच क्या जीता, तो मैच जीता। तो जिस भी वर्ब में व्हाट और हुम का जवाब होता है कि व्हाट डिड रवि विन, तो क्या होगा, मैच। तो जिसमें व्हाट और हुम का जवाब होता है या जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन 2021 में भी आया था, 20 में भी आया था, मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो आप उसे देख लीजिएगा। और ये वॉन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन में। तो वॉन क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, बी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं होगा, जितने स्टूडेंट्स हैं सबके पास क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। जो स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे ही अभी एक सॉल्यूशन देख रहे होंगे, वो क्वेश्चंस पहले सीडीएस के ले लीजिएगा, और टेलीग्राम पे हो सकता है मैं अवेलेबल करवा दूं, आपको ये क्वेश्चन मिल जाए टेलीग्राम पे, पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है देयर वॉज एन एक्जल्टेशन, एन एक्जल्टेशन, जैसे एन का इस्तेमाल हुआ तो एन क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। तो आर्टिकल आया, इसका मतलब क्या है, नाउन होगा ही होगा। और इत्तेफाक है कोई भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है नाउन, नाउन के ये नहीं कि 2-4 ऑप्शन हो, नाउन उसमें आपको देख रखा है, पहला ही ऑप्शन ए है नाउन। तो एक्जल्टेशन को क्या करके आए, एन है, एन के बाद नाउन है, एक्जल्टेशन है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, वैसे ध्यान रखना है कि आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड आया है तो वो नाउन होगा। कभी कभी आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव भी आ जाता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, वो अलग केस है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एन एक्जल्टेशन, और एन के बाद ही वर्ड है एक्जल्टेशन, तो एक्जल्टेशन क्या हो गया, पक्का नाउन। आर्टिकल के तुरंत बाद आया है तो वो क्या है, नाउन होगा। 10 के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। जरा इसको आप समझते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं।
इडियम्स फ्रेजेस में भी चाहिए तो मैं इडियम बोलता जा रहा हूं, आप उसका मीनिंग लिखते जा रहे हैं, अपना टिक करते जाइएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस में। अब हम लोग देख रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला इडियम्स का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझ लीजिए कि इडियम्स और फ्रेज में उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं पता है तो इसको पहले देख लीजिएगा। इडियम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग डिफरेंट सेंस, मतलब वर्ड्स कुछ अलग होते हैं, मीनिंग कुछ अलग है। जैसे हम डार्क हॉर्स कहते हैं, डार्क का मतलब क्या होता है, काला। हॉर्स का मतलब क्या है, स्टैलियन, घोड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डार्क हॉर्स हम कह रहे हैं तो इसका मतलब काला घोड़ा हो गया, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, ठीक है। तो इडियम का मतलब होता है कि वर्ड कुछ और हो और मीनिंग कुछ और हो। फ्रेज में ये जरूरी नहीं होता कि जैसा वर्ड हो उससे डिफरेंट ही मीनिंग हो, लेकिन इडियम में वर्ड बिल्कुल अलग होता है, मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो पहला इसमें दिख रहा है बी इन एक्लिप्स। पहला क्या दिख रहा है, बी इन एक्लिप्स, ठीक है, बी इन एक्लिप्स। तो बी इन एक्लिप्स अगर हम कह रहे हैं तो एक्लिप्स का मतलब वैसे ही क्या होता है, ग्रहण। तो बीन इक्लिप्स का मतलब होता है कि अगर ग्रहण लग गया किसी के ऊपर तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सफलता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत कम होगी, कहते हैं उसकी इज्जत पे ग्रहण लग गया। तो बीन इक्लिप्स का मतलब होता है लेस सक्सेसफुल। अगर आप कम सक्सेसफुल है तो उसको कहेंगे बी इन इक्लिप्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, लेस सक्सेसफुल। बी इन इक्लिप्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेस सक्सेसफुल, ठीक है। दूसरा हमारे पास इडियम है वेज एंड मीन्स। तो वेज एंड मीन्स जो क्या होता है, किसी भी काम को करने के जो भी मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी काम को अचीव करने का, उसको हम क्या कहते हैं, वेज एंड मीन्स। किसी भी काम को अचीव करने का जो मेथड्स होता है, प्रोसीजर्स होता है, प्रक्रिया होता है, उसको हम कहते हैं वेज एंड मीन्स। तो देखिए किस ऑप्शन में आपके वेज एंड मीन्स है, तो मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, बी ऑप्शन है इसमें, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अप इन द आर्म्स। अप इन द आर्म्स का क्या मतलब है, अप इन द आर्म्स। तो अप इन द आर्म्स का ही इज अप इन द आर्म्स, आई एम अप इन द आर्म्स, सेंटेंस देकर दिया हुआ, आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अप इन द आर्म्स का मतलब होता है गुस्से में, एंग्री। तो जो भी ऑप्शन आपको दिखा रहा है गुस्से में, विरोध के साथ, वही इसका ऑप्शन होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके में है, तो वेरी एंग्री, सी ऑप्शन दे रहा है अप इन द आर्म्स में, वेरी एंग्री। तो वेरी एंग्री आपका ऑप्शन होगा अप इन द आर्म का। नेक्स्ट है बिग टिकट। बिग टिकट, बिग टिकट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो महंगी हो, कोई भी ऐसी चीज पर आपके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जैसे कार है या बिल्डिंग है, मर्सिडीज है, तो इस पर क्या होता है, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। जिस भी चीज पर ज्यादा पैसा खर्च होता है उसको हम कहते हैं बिग टिकट। तो कॉस्टली, अब देखिए आपके ऑप्शन में कॉस्टली किस में है, तो बी है वेरी कॉस्टली। इसमें ऑप्शन क्या है, बिग टिकट का बी है वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का मतलब होता है आकाश, बोल्ट का मतलब होता है कोई भी टुकड़ा किसी चीज। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कोई चीज जब अचानक हो, जिसकी आपने उम्मीद नहीं कर रही की हो, और वो चीज अगर हो जाए तो उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो आपको देखना है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका ऑप्शन देख लीजिए आपके डी ऑप्शन में क्या है, एन इवेंट, अ पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। ए ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है इसका ए, कि न्यूज और कोई समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद नहीं कर रखी हो। नेक्स्ट है बी ए लॉ अनटू योरसेल्फ। बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ। तो बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ, और बुक वगैरह हम देखिएगा तो योरसेल्फ की जगह वन सेल्फ लिखेगा, बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ की जगह वन सेल्फ लिख देगा। तो इसका मतलब हुआ कि अपने ही तरीके से व्यवहार करना, कोई नियम, यानी अपने आप में, कहते हैं अपने आप में वह एक संस्था है, अपने आप में वह एक कानून है। तो जो अपने आप में एक कानून है, कन्वेंशनल जो नहीं है, ट्रेडिशनल जो नहीं है, जो अपने आप की तरह काम करता है, अपने नियम कानून में चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ अनटू वन सेल्फ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जिसमें दिखा रहा है कि अनकन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल ना हो। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, तो होगा बिहेव एन अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल वे। तो जो अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ, अपारंपरिक, जो कन्वेंशन के हिसाब से ना हो, जो ट्रेडिशन। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से वो कुछ भी कर देगा। तो मतलब अपने आप में कानून, अपने आप में संस्था है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है स्पीफ ऑफ। तो स्पीफ ऑफ, इसका मतलब होता है अपने आप को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाना,
सुंदर करना, सजाड़ना, संवारना, अपने आप को बेहतर करना। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन है टू मेक वन सेल्फ नीट, NEAT मतलब साफ सुथरा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, जिसमें भी आपके पास जो ऑप्शन हो कि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहना, साफ सुथरा अपने आप को बनाना, स्पीक अप, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट। नेक्स्ट है रन वाइल्ड। रन वाइल्ड, रन वाइल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज पर कंट्रोल ना होना, बेकाबू होकर कोई काम करना, अपने भावनाओं पर, अपने विचार, मतलब क्या कहेंगे उसको, बेकाबू हो जाना। तो रन वाइल्ड में देखिए ऑप्शन कौन सा ऐसा दिखा रहा है जिसमें अनकंट्रोल्ड वे में आप काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन देगा टू ग्रो विदाउट कंट्रोल, टू ग्रो विदाउट कंट्रोल। तो डी ऑप्शन हो गया, रन वाइल्ड का क्या हो गया, डी। अगर रन वाइल्ड लिख रहे हैं तो इसमें डी ऑप्शन है। मैं बार बार लिख नहीं रहा क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है, आप सीधा आंसर मिलाते जाएंगे। रन वाइल्ड का मतलब है ग्रो वाइल्ड। नेक्स्ट है विंड डाउन। तो विंड डाउन का मतलब होता है जैसे आपने कोई काम किया और उसके बाद आप थक गए, तो थकने के बाद जो हम रिलैक्स करते हैं, थकने के बाद जो हम रिलैक्स करते हैं उसको क्या कहते हैं, विंड डाउन। तो कोई थक गया और रिलैक्स किया तो उसको कहेंगे विंड डाउन। तो आप देखिए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है विंड डाउन का, रिलैक्स आफ्टर वर्क, क्या है, ए ऑप्शन है विंड डाउन का, रिलैक्स, रिलैक्स, ए ऑप्शन। विंड डाउन का ऑप्शन क्या हो गया, ए। विंड डाउन क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलो आउट। मेलो आउट का मतलब है रिलैक्स करना। मेलो आउट का मतलब क्या है, रिलैक्स। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या है, एंजॉय वनसेल्फ विदाउट डूइंग मच। तो बिना किसी काम के अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं तो ये क्या है, मेलो आउट। कोई ऑप्शन देखिए इसमें छूटा तो नहीं। बी एन एक्लिप्स, वेज एंड मीन्स, अप इन द आर्म्स, बिग टिकट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अलॉन्ट योरसेल्फ, स्पीक ऑफ, रन वाइल्ड, विंड डाउन और मेलो आउट। ठीक है, 10 हो गए। मेलो आउट का मतलब होगा रिलैक्स करना। अब आते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स पे। तो एंटोनिम सिनोनिम्स में एक वर्ड है कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस दे रखा कोमोशन और कह रहा है सिनोनिम्स ढूंढने के लिए। तो कोमोशन का मतलब होता है हलचल, शोर शराबा। तो कोमोशन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, अपरोर। ए ऑप्शन क्या है आपका, अपरोर। कॉमोशन का हो जाएगा अपरोर, शोर शराबा, कोलाहल। कॉमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, कोलाहल, इसलिए क्या होगा, अपरोर। अपरोर का मतलब ये होता है शोर शराबा, कोलाहल। नेक्स्ट वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट का मतलब होता है किसी का नैसर्गिक, स्वाभाविक, खानदानी गुण जिसको कहते हैं, इसका मतलब अंदर से ही गुण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनबिल्ट। देखिए जो भी ऑप्शन जिसमें भी होगा इनबिल्ट वो आपका ऑप्शन होगा इनबिल्ट। आपका फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो रेप्रीमेंडेड है, इसका मतलब डांटा या फटकारा। तो डांटा फटकारा का है और दूसरा वर्ड होता है एडमोनिश। तो रेप्रीमेंड होता है, रिब्यूक होता है, स्कॉल्ड होता है, चाइड होता है, सबका मतलब डांटना है। रिब्यूक, स्कॉल्ड, चाइड, एडमोनिश। तो उसी का एडमोनिश का मतलब भी क्या होता है, डांटना। तो अब ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन है आपका एडमोनिस्ट। एडमोनिश का मतलब क्या है, डांटना। नेक्स्ट है आपको परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब होता है जो हमेशा रहता है। परपिचुअल स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार आ चुका है, जो हमेशा, सतत। तो जस्ट पेरेनियल, परपिचुअल, एवरलास्टिंग, ड्यूरेबल, अबाइडिंग। तो ये सारा क्या इसके सिनोनिम्स है, जो हमेशा रहता है, सतत रहता है। तो ड्यूरेबल है, परपिचुअल है, एवरलास्टिंग है, पेरेनियल है, ये सब क्या होता है, अबाइडिंग है, ये सब बताता हमेशा रहने वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, एवरलास्टिंग हमारे ऑप्शन में है। तो एवरलास्टिंग हमारा ऑप्शन क्या है, सी है। इसका प्रीपोजिशन एवरलास्टिंग, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब क्या हुआ, किसी को अपना उदाहरण देना, किसी चीज का उदाहरण बनना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट। क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना। तो एग्जाम्पलीफाई का हो गया डिमॉन्स्ट्रेट। और ये डिमॉन्स्ट्रेट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है कोई पहेली या कोई भी ऐसी चीज को समझना बहुत मुश्किल हो, या किसी चीज का मुख्य हिस्सा। क्रक्स का मतलब होता है किसी चीज का मुख्य हिस्सा, मेन पार्ट, या कोई ऐसी चीज को समझना बहुत मुश्किल हो। तो किसी चीज का मुख्य हिस्सा, इसका लिए दूसरे वर्ड क्या होता है, क्रक्स के लिए क्या होता है, कोर। कोर वर्ड होता है। देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, कोर। इस ऑप्शन में ए ऑप्शन में होगा कोर, ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, क्रक्स का। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता। कॉम्पिटेंसी अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है,
योग्यता, कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी अगर है, योग्यता है, तो अब देखिए सारे ऑप्शन में आपके कहां योग्यता आता है? योग्यता या क्षमता के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? कैपेबिलिटी। योग्यता या क्षमता के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा? कैपेबिलिटी। तो आपके ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में कैपेबिलिटी है वो आपका ऑप्शन होगा, और कैपेबिलिटी आपका ऑप्शन ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड है हाउटी। हाउटी का मतलब क्या होता है? घमंडी। तो हाउटी के लिए और क्या वर्ड यूज करते हैं हम? एरोगेंट, प्राउड, कभी कभी हम लोग मॉडेस्ट भी यूज करते हैं। तो एरोगेंट भी है, मॉडेस्ट भी है, प्राउड भी है। तो आपके पास ऑप्शन क्या दे रखा है हाउटी का? एरोगेंट आपके पास ऑप्शन है। तो हाउटी का क्या करके आना चाहिए? सी है, एरोगेंट। क्या करके आएंगे? एरोगेंट होगा हमारा। हाउटी का मतलब घमंडी, अभिमानी, तो एरोगेंट लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। यहां कंफ्यूज नहीं होना है इंडस्ट्रियल से। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। तो जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियस, कहते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी क्या होता है? मेहनती, डिलीजेंट। और वर्ड यूज हम करते हैं क्या? पेंस्टेकिंग, एसिडुअस, आर्डुअस। ये सब किसके लिए यूज करते हैं? मेहनती के लिए। एसिडुअस, आर्डुअस। स्पेलिंग लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, कभी दूसरे बार काम आए। एसिडुअस भी होता है, आर्डुअस, सारे सिनोनिम्स हैं। इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिडुअस, आर्डुअस, पेंस्टेकिंग, सबका मतलब क्या है? मेहनती या परिश्रमी। तो इसमें डी ऑप्शन, हम एक ऑप्शन दिया हुआ डिलीजेंट आ गया, देख लीजिए डिलीजेंट। तो डिलीजेंट आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है, इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्से में, क्रोध में। तो आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा गुस्से में, रिसेंटफुल। रिसेंट का मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो इंडिग्नेंट का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? रिसेंटफुल है। तो रिसेंटफुल मतलब भी क्या होता है? रिसेंट मतलब भी क्या होता है? देखिए, एक RESENT रिसेंट है, इसका मतलब होता है गुस्सा, और एक होता है RECENT रिसेंट, RECENT रिसेंट। तो RECENT रिसेंट है, इसका मतलब क्या होता है? नया, अभी, आधुनिक, लेटेस्ट। रिसेंट का क्या है? लेटेस्ट। और RESENT रिसेंट होता है, इसका मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, तो ये हो गए सारे सिनोनिम्स के। अब देखते हैं एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एंटोनिम्स के लिए है। एंटोनिम्स का पहला वर्ड है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है कि बहुत घुमा फिराकर लच्छेदार शब्दों में कुछ बोलना। बॉम्बास्टिक, घुमा फिराकर लच्छेदार शब्दों में भयंकर भयंकर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या? सीधा, जो घुमा कहते हैं सीधी बात, नो बकवास। तो घुमा फिराकर बड़े बड़े शब्दों में बात करते हो बॉम्बास्टिक, और सीधी बात करते, डायरेक्ट बात करते तो क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो भी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसे कर देंगे आप ए। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा। एब्सर्ड का मतलब है बेतुका या बेढंगा। तो बेतुका हो, बेढंगा हो, उसे हम एब्सर्ड कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या दिया? एंटोनिम्स ढूंढना है। तो रीजनेबल वर्ड क्या होता है? रीजनिंग लगाते हैं ना हम लोग। तो रीजनेबल का मतलब क्या? जिसमें रीजनिंग हो, लॉजिक हो। तो एब्सर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीजनेबल। एब्सर्ड का मतलब बेतुका, बेढंगा, जिसमें कोई नियम कानून ना चल रहा हो, एब्सर्ड हो गया। और रीजनेबल का मतलब क्या? तार्किक, जिसमें लॉजिक हो, रीजनिंग हो। तो क्या होना चाहिए एब्सर्ड का? रीजनेबल। ऑप्शन आपका क्या है? सी। नेक्स्ट वर्ड है डिसीज्ड। डिसीज्ड, DECASED। डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जो मर चुका है। तो जो मर चुका है उसके लिए क्या होगा? अलाइव, जिंदा। वैसे इसमें एक वर्ड और ही आएगा, सर्वाइव्ड। तो सर्वाइव्ड ये तो वर्ब की तरह यूज होता है, इसलिए कैसे हम लोग जिंदा आते हैं, वी आर सर्वाइव्ड नहीं होता है। तो इसलिए सर्वाइव्ड मत करके चले आइएगा। डिसीज्ड है तो क्या होगा? अलाइव। मृतक है तो जिंदा। तो डिसीज्ड का अलाइव। अलाइव आपका कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका है अलाइव। बी ऑप्शन में है अलाइव, वो टिक करके आ जाता। नेक्स्ट है सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना। सोलेस का मतलब क्या है? सांत्वना। किसी के दुख तकलीफ को कम करने की बात होती है। तो इसका एक वर्ड होता है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है कि बुरी चीज को और बढ़ा देना। एग्रेवेट, AGGRAVAT, एग्रेवेट। एग्रेवेट का बुरी चीज को और बढ़ा देना, बुराई को और बढ़ा देना। तो एग्रेवेट से वर्ड बना एग्रेवेशन। तो सोलेस का मतलब शांत होना,
किसी के दुख दर्द को, तकलीफ को कम करना, और एग्रेवेशन का मतलब तकलीफ, परेशानी या मुश्किल को बढ़ा देना। तो इसका सोलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रेवेशन। और देखिए एग्रेवेशन आपका कौन सा ऑप्शन है? तो एग्रेवेशन हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन है एग्रेवेशन। डी ऑप्शन क्या है? एग्रेवेशन। तो एग्रेवेट डी ऑप्शन करके आएंगे आप, एग्रेवेशन करके आएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है, कॉन्ट्रेरी का मतलब है खिलाफ, अपोजिट किसी के। कॉन्ट्रेरी, खिलाफ। तो खिलाफ का क्या हो जाएगा? किसी के जैसा, किसी के खिलाफ है, किसी के विपरीत है, तो क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो कॉन्ट्रेरी का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर। एंटोनिम्स क्या होगा? सिमिलर। देखिए आपका सिमिलर कौन सा ऑप्शन है? सिमिलर आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तत्क्षण। ये स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार आ चुका है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के तुरंत जो चीजें होती है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस, तत्क्षण होने वाला। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ तत्क्षण। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले से या बिना किसी प्रिपरेशन के जो बात होगी वो इसका अपोजिट होगा। तो स्पॉन्टेनियस का आपका ऑप्शन क्या देगा? डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझकर। तो जो स्पॉन्टेनियस है वो ना सोचे समझे बिना तैयारी के होता है, और डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किया। तो स्पॉन्टेनियस का अपोजिट क्या हो गया? डेलिबरेट, जानबूझकर किया गया काम। तो ये ऑप्शन आपका है सी। एसर्टिंग। एसर्ट का मतलब क्या होता है? एसर्टिंग का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, मान लेना, जोरदार शब्दों में मान लेना, स्वीकार कर लेना, मान लेना, ये हुआ एसर्टिंग। ये क्या है? एसर्टिंग। तो एसर्टिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाइंग। क्या हो जाना है? डिनाइंग। डिनाई का मतलब क्या है? इनकार कर देना। तो एसर्टिंग का क्या हो गया? डिनाइंग। ये ऑप्शन कौन सा आपका? सी। डिनाइंग कह रहे हैं, ये ऑप्शन आपका है सी। एसर्टिंग का डिनाइंग। डिनाइंग का मतलब क्या? इनकार, मना कर देना किसी को। एसर्ट का मतलब किसी को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है एक्सऑनरेटेड। एक्सऑनरेटेड का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। एक्सऑनरेटेड का मतलब क्या है? एक्सऑनरेट। एक्सऑनरेट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी करना, रिहा करना, तो किसी का इज्जत बरकरार करना। तो एक्सऑनरेटेड है, बाइज्जत बरी करना, किसी की इज्जत बरकरार रखना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सऑनरेटेड। तो किसी को पनिश करना, दंडित करना, ये क्या होगा? एक्सऑनरेट हमने कहा माफ कर देना, तो एक्सऑनरेट बाइज्जत बरी करना। ढूंढ हम लोग क्या रहे थे? एंटोनिम्स। तो एक्सऑनरेट का मतलब हुआ बाइज्जत बरी करना, तो इसका क्या हो जाएगा? पनिश। पनिश वाला ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, जिसमें भी पनिश का ऑप्शन है, जिसमें भी आपको सजा देने का ऑप्शन है। एक्सऑनरेट का मतलब बाइज्जत बरी करना। एक्सऑनरेट का मतलब है बाइज्जत बरी करना, किसी की इज्जत बरकरार रखना। तो जो भी पनिशमेंट या सजा देने वाला ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा। देख लीजिए पनिश वाला ऑप्शन कौन सा है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सऑनरेटेड का। नेक्स्ट है परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना, परसुएड से बना है, परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या हुआ? परसुएड से, किसी को मनाना, किसी को अपने हिसाब से काम करने के लिए तैयार करना, परसुएट। तो परसुएड का नाउन फॉर्म है परसुएशन। तो किसी को मनाना, कोई नहीं माना तो ढूंढ हम लोग क्या रहे? एंटोनिम्स। तो परसुएड का मतलब हुआ मनाना। तो डिस्करेज का मतलब क्या हुआ? किसी को हतोत्साहित करना। तो किसी को अगर मना रहे हैं किसी काम के लिए तो परसुएशन है, और डिस्करेजिंग मतलब क्या? किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्करेजिंग। जो भी ऑप्शन डिस्करेजिंग का वो आपका हो जाएगा। डिस्करेजिंग ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? बी है। ओके। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है खास, विशिष्ट। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है? खास या विशिष्ट। तो जो खास है कहते हैं उसको डिस्टिंक्शन आया। डिस्टिंक्शन आया इसका मतलब वो खास या विशिष्ट हुआ। तो जिसको भी डिस्टिंक्शन आया वो खास या विशिष्ट है। तो इसका एंटोनिम्स ढूंढना है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉमन। डिस्टिंक्टिव हो गया, खास या विशेष। कॉमन क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया इसका। कॉमन आपका ऑप्शन क्या है? कॉमन आपका ऑप्शन है बी में। तो ये 40 क्वेश्चंस आप देख लीजिए। 40 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हुए? उम्मीद मैं करता हूं कि आपके सारे करेक्ट हुए हो। तो अभी तक 120 क्वेश्चंस में मैंने इस सेकेंड वीडियो को इंक्लूड करके 70 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। अब 50 क्वेश्चंस और बच रहे हैं आपके। इसमें सेंटेंस कंप्लीशन है,
फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है और क्लोज टेस्ट है। तो नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट को बना दूं। एक दो वीडियो में मैं सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये बात, ये क्लासेस, ये क्वेश्चन ठीक लग रहे हो, सॉल्यूशन पसंद आ रहे हो, तो आप इससे अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं उन्हें आप शेयर कर दें, हमारे चैनल को लाइक करें और आप 8 PM एवरी डे, अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी, और इंग्लिश की आपको तैयारी करनी है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यूट्यूब पर मैं अपने चैनल पर एवरी नाइट 8 PM अवेलेबल रहता हूँ। 8 बजे मैं हर दिन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लिए अवेलेबल रहता हूं। तो आप लाइव ग्रामर पढ़ें, वोकैब देखें, या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप उसे शेयर करें और जरूर लाइव में हमें देखें 8 PM एवरी नाइट। टेक केयर।